सो डॉक्टर पंकज की चीज को रिकॉर्ड कर दिया जाए कि हाँ, तो सिंपल सी बात है सर, आज की तारीख में होल ब्लड नहीं लगाना। एक सिंपल कैलकुलेशन याद करिएगा, एक प्लेटेड का बैग 5000 प्लेटेड बढ़ाता है। एक आरडीपी रैंडम डोनर मतलब एक 400 ml के ब्लड में से 50 ml प्लेटेड निकलता है, वो 50 ml 5000 प्लेटेड बढ़ाता है। एग्रीड है सर? तो अगर आपको किसी का 30,000 प्लेटेड बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको कितने बैग देने पड़ेंगे, कितने होल ब्लड देने पड़ेंगे? 1 से 5000, 30,000 बढ़ाने में 6, तो 6 होल ब्लड मतलब 2400 ml खून देना पड़ेगा, जो कि काम 300 ml एसटीपी में हो सकता है। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई वी नीड टू गिव होल ब्लड? देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ अ होल ब्लड। नाउ कम्स द हीमोग्लोबिन। अच्छा, आज एक मेरठ में था, मेरठ में एक रिपोर्ट आई जो हैंड रिटन थी, जिसमें एमसीबी एमसीएच ने लिखा था, क्या 2021 में सीबीसी के बिना आप जी सकते हो क्या? नो। सीबीसी के बिना जी सकते हो क्या? नो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जैसे चेस्ट पेन के लिए ईसीजी, वैसे हीमेटोलॉजिस्ट के लिए सीबीसी। CBC and peripheral smear is the gateway for early diagnosis of blood cancer. Is an early diagnosis. So आप कितने लोग हीमोग्राम लिखते हैं? अच्छा चलो, उससे एक पहला सवाल, फिजिशियंस के लिए, सर्जन्स के लिए बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? Who is the best friend? पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर शेखर यादव जी ने बिल्कुल कहा, मैं डॉक्टर वशिष्ठ कहने वाले थे, एनेस्थेटिस्ट। सो बिल्कुल सही कहा। I call my pathologist more often than I call my wife. Luckily वो मेल है, तो इसीलिए सब चीजें घर पे शांत चल रही हैं, नहीं तो परेशानी पड़ जाती, क्योंकि इतनी बार आपको पैथोलॉजिस्ट को कॉल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आज के बाद से HB-TLC प्लेटेड की ऑब्ituary लिख देंगे। There is no place for HB-TLC, DLC और प्लेटेड। There is only a place for CBC और हीमोग्राम। सिर्फ एक ही स्पेस है सीबीसी और हीमोग्राम की, और वो हीमोग्राम कैसे करेगा? सीबीसी कराना है, सीबीसी। अब आपने नॉर्मल पैरामीटर हीमोग्लोबिन देखा है, आपने नॉर्मल पैरामीटर डब्ल्यूबीसी देखा है, प्लेटलेट देखे और रेटिक देखे। रेटिक क्या बताता है कि बोन मैरो कितनी तेजी से बना रही है, इसका डायग्नोसिस क्या है? जब तक मैं इसके न्यूएंसेस को बताता हूं, चैट पे अपने अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख दो। इसके 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, 5 लिखिए, तब तक अपन समझते हैं। हीमोग्लोबिन का 3 गुना होता है हीमेटोक्रिट। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब आरबीसी का साइज कितना है, जो कि होता है 80 से लेके 100 तक। कोई 75 कहेगा, कोई 80 कहेगा, पर अपा 80 से 100 अपा ठीक है। एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जो होती है 28 से लेके 32। एमसीएचसी डिवाइड होता है एमसीवी डिवाइड बाय एमसीएच, एमसीएचसी हो जाता है। इसमें आरडीडब्ल्यू है। सो अमित गोयल साहब ने जवाब दिया है, पर अमित गोयल साहब डिफरेंशियल डायग्नोसिस चाहिए इसमें डिफरेंशियल 5 डिफरेंशियल चाहिए। देखिए, अगर अपन समक्ष होते तो इजीली हो जाता, बट अगर थोड़ा थोड़ा कष्ट जरूर करना पड़ेगा। आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मतलब एक कमरे के अंदर कोई पतला, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई बड़ा। एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस मतलब आरबीसी डिफरेंट साइज एंड शेप के हैं। आरबीसी डिफरेंट साइज एंड शेप के हैं। आरबीसी क्या है? डिफरेंट साइज एंड शेप। आरबीसी डिफरेंट साइज एंड शेप के हैं। मतलब आरडीडब्ल्यू नॉर्मल अगर होता है, 14 तक नॉर्मल होता है, अगर वो 14 तक नॉर्मल होता है, इसका मतलब होता है आरबीसी सारे एक ही साइज और शेप के हैं। अब आप देखिए, इक्वेशन देखिए, और आरबीसी काउंट लो है, आरबीसी काउंट लो है। अब इक्वेशन देखिए, आपने अभी तक एक नरेंद्र वर्मा जी ने कहा हिमोलिटिक एनीमिया रिस्पॉन्स टू थेरेपी ब्लड लॉस। सर, हिमोलिटिक एनीमिया में एमसीवी एमसीएच छोटा क्यों होगा? अपन तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक की पिक्चर की बात करें ना सर। एमसीवी 55 है, एमसीएच 18.5 है, तो माइक्रोसिटिक मतलब आरबीसी छोटा हो गया, उसके अंदर लाल खून कम हो गया, और आरडीडब्ल्यू प्रोलॉन्ग हो गया, मतलब
उसका मतलब क्या हुआ कि NIC आरबीसी छोटे और बड़े हो गए। जब खाना मिल गया तो नॉर्मल हो गए, नहीं मिला तो छोटे रह गए। तो 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या याद करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया ट्रेट, एक्स-लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, लेड पॉइजनिंग और कई बार कॉपर पॉइजनिंग, ये ध्यान रखिएगा। सो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, तो अमित गोयल जी ने कहा क्रॉनिक इन्फेक्शन का मतलब हो गया एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है कि जब मेरे को इन्फ्लेमेशन चल रहा है, इन्फ्लेमेशन में शरीर आयरन को मैक्रोफेजेस के अंदर डाल देता है, मैक्रोफेजेस के से लेके फेरिटिन में डाल देता है, तो फेरिटिन बढ़ा हुआ मिलता है और हीमोग्लोबिन कम मिलता है। तो देखिए लो एमसीवी लो एमसीएच। अब एक क्वेश्चन याद करेंगे, लो एमसीवी लो एमसीएच prolonged RDW is iron deficiency anemia. Low MCV, low MCH, prolonged RDW, RBC count low. Iron deficiency anemia. या थैलेसीमिया ट्रेट। थैलेसीमिया ट्रेट में सारे सेल छोटे होंगे, every cell will be small, तो RDW will be normal। तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद जो होगी वो नॉर्मल होगी सर। तो एमसीबी लो, एमसीएच लो, प्रोलॉन्ग्ड आरडीडब्ल्यू, आरबीसी काउंट लेस, इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में, थैलेसीमिया में जनरली रेटिकुलोसाइट काउंट नहीं बढ़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से आपने अपनी टेबल पे 30 सेकेंड्स में आयरन डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस बना लिया। 30 सेकेंड्स। वो आया था गॉल ब्लैडर पेन से, पर उसको क्या निकला? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, देखिए ये एमसीबी हो गया, ये आरबीसी काउंट 5 मिलियन, हीमोग्लोबिन 15, 12 से 17 तक हीमोग्लोबिन, A into 3 is equal to B into 3 is equal to C. This is the thumb rule to check whether there is holds good in a given results. If not, indicates micro or macro or hypochromia. Very, very important. MCV, MCH and MCHC, how you do it. Reticulocyte count is the production after giving. नरेंद्र वर्मा जी ने मेंजर इंडेक्स कहा, बिल्कुल सही। मेंजर इंडेक्स भी इसी तरीके से निकलता है। सो एनीमिया, रेटिकुलोसाइट काउंट इज द मार्कर फॉर प्रोडक्शन। तो किसी को आयरन की गोली दी आपने, अब आप इसको चेक करना चाहते हो कि आयरन की गोली खाता है कि नहीं खाता, एक हफ्ते बाद अगर उसका आप चेक करोगे तो उसका रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर, पैथोलॉजिस्ट ने आपको बता दिया। ये जाइंट प्लेटलेट दिख रहे थे, ये जाइंट प्लेटलेट से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर थी। आयरन लो आया इसका, फेरिटिन। अच्छा ये 55 साल की महिला है, ये मिडिल क्लास है, ये एप्पल भी खा सकती है और आज के देश में पेट्रोल और डीजल भी डलवा सकती है। इसके पास एक बड़ी गाड़ी है इनोवा, जिसमें इसको माइलेज की चिंता नहीं होती। इसका आगे कुछ टेस्ट कराएंगे, मेनोपॉज हो चुका है इसको, कुछ टेस्ट, stool local blood was positive, this turned out to be colon cancer. So friends, how does it feel? So देखिए 50 साल से ऊपर वेल फेड आदमी और मेल, प्लीज डू एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। The most important message is please do endoscopy, colonoscopy. Ferritin, अगर हम थोड़ा सा चर्चा फेरिटिन के बारे में कर ले, फेरिटिन इज अ स्टोरेज फॉर्म। फेरिटिन स्टूल, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर लेस लाइकली। अगर होगा डॉक्टर हक, अगर होगा भी तो सर्वाइकल कैंसर में ब्लीडिंग होगी जो उसको पता चलेगी, और अगर सर्वाइकल ओके, सो सर्वाइकल कैंसर से बनिस्पत उसका कोलन कैंसर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव है, स्लोली एंड स्टेडीली जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। फ्रेंड्स, फेरिटिन की बात बहुत चली इस बार कोविड में। फेरिटिन इज अ स्टोरेज फॉर्म। फेरिटिन जब भी बढ़ावा आएगा, फेरिटिन जब भी बढ़ावा आएगा, इसका ये मतलब नहीं आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। फेरिटिन इन्फ्लेमेशन में भी बढ़ता है, लिवर डिजीज हो, वायरल इंफेक्शन हो, हेपेटाइटिस हो, कोविड हो, फेरिटिन बढ़ता है। क्यों फेरिटिन बढ़ता है? क्योंकि एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, लिवर से निकल के
बढ़ जाता है. So very very important for all of us to understand this fact. This is important. So ये आइडिया की समरी है. अगर आप इसकी फोटो लेना चाहें, सिंपल टेस्ट है. माइक्रोसिटिक, RDW, hypochromic, red cell production index, reticulocyte count maybe 2%, ferritin is less, TIBC is increased, serum iron is low, iron stores are absent, and response to iron is phenomenal. Very very important cheese to understand. And IDS some decades, look for occult blood loss. 2 days in non-vegetarian, pica and pacophagia. जो लोग महिलाएं कहती हैं कि हमें मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, उसको ध्यान रखना है. आयरन की गोली से 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, कैल्शियम की गोली का अब्जॉर्प्शन नहीं करना, क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं. वन ब्रेथ टेस्ट से कहते हैं 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी का सेवन नहीं करना. सो फेरस सल्फेट इज द बेस्ट. पैक्ड सेल ट्रांसमिशन. अब बहुत कॉमन चीज आयरन कार्बोक्सी माल्टोज आ गई है. 1 ग्राम की डोज आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 0.01% रिएक्शंस हैं. सो मेरे को लगता है कि फेरा कार्बोक्सी माल्टोज इज अ गुड आइडिया. एक तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं करता, आयरन सुक्रोज की तरह ऑल्टरनेट डे नहीं देना होता. तो वी हैव मूव्ड ओवर फ्रॉम फेरी कार्बोक्सी माल्टोज एंड 1 ग्राम एवरी वीक कैन बी एक्सपेक्टेड. सो ये ट्रीटमेंट है. वी कैन ऑल डिस्कस लेटर डाउन द लाइन. Okay. SB is a 25-year-old male, West Bengal, selected. Start your chats. Fastest finger. Medical test, CBC was found to be following. Hemoglobin 10, MCV 55, MCH 18.5, RDW 13.2, RDW normal 14.2 तक होता है. RBC count is increased. Diagnosis. And next test. Diagnosis, next test. Time starts now. डॉक्टर सीमा ने कहा हिमोलिटिक. हिमोलिटिक क्यों होगा? हम बार बार हिमोलिटिक की बात सोच रहे हैं. हिमोलिसिस में हीमोग्लोबिन कम होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ा हुआ होगा. हीमोग्लोबिन कम होगा, रेटिकुलोसाइट बढ़ा हुआ होगा, और एमसीवी बढ़ा हुआ मिलेगा. क्यों? क्योंकि रेटिक बढ़ा होता है. रेटिकुलोसाइट बड़ा होगा, रेटिकुलोसाइट का एमसीवी बड़ा होता है, तो वो एमसीवी को बढ़ा देगा. तो अभी तक 2 आंसर आया. अमित गोयल जी, अपने पास 75 पार्टिसिपेंट हैं सर. रिकरेंट लोग कर रहे हैं. विकास जी ने कहा एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, रेटिक लो है, आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ है. और ये तो वेस्ट बंगाल से थी सर, पायलट बनने जा रही थी, इसको कोई परेशानी नहीं थी. नो हिस्ट्री. ये जॉइंट पेन की भी हिस्ट्री नहीं कहती. ये कहती है मेरा हीमोग्लोबिन 9 से 11. वो पिक्चर आई थी ना, चलती है कि 9 से 11, ये वही वाली है. 9 से 11 रहता है इसका. डॉक्टर नयन ने कहा एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में कम रहेगा. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में हिस्ट्री होगी फीवर की. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में आरबीसी काउंट कम होगा, बढ़ावा नहीं होगा. आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ होगा. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ मिलेगा. इसमें आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है. डॉक्टर नरेंद्र, अब लोग अपना फास्टेस्ट फिंगर कर रहे हैं, तो बाय एंड लार्ज थैलेसीमिया पे लोग पहुंचे हैं. आंसर फिंगर करें. यस, ओके. सो क्वेश्चन शुड बी गिवन द क्लियरेंस. थैलेसीमिया ट्रेट. सुनीता जी बिल्कुल सही, डॉक्टर रमा बिल्कुल सही. नेक्स्ट टेस्ट क्या कराना है इसका? नेक्स्ट टेस्ट इज HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें A2 लेवल 3.5 से ऊपर मिलेगा तो वो थैलेसीमिया ट्रेट है. थैलेसीमिया ट्रेट में बच्चे को या जिसको भी है उसको यही बात बतानी है कि शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले अपने स्पाउस को जरूर चेक कराएं. क्योंकि अगर स्पाउस में भी थैलेसीमिया ट्रेट है, बच्चे का आप जब 9 से 12 हफ्ते में बच्चे का चेक करके जांच कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं है. और अगर थैलेसीमिया मेजर है तो आप उसको अबॉर्ट करा सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज ऑन योर डेस्क. एवरी डे यू सी ऑन योर डेस्क. MCV, MCH low, RDW normal, RBC count increase, it is thalassemia trait. Very very important beta thalassemia trait. Counseling before marriage, please. हम सबको थैलेसीमिया को बचाना है. Every one of us has to save thalassemia. So she is a pilot.
erstwhile jet में. 36-year-old female, next fastest fingers, diagnosis, 10 किलो वेट लॉस हुआ, कंप्लेंट्स ऑफ क्रॉनिक फैटिग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसको डिप्रेशन भी मान लिया, सब कुछ मान लिया. इस बार एमसीवी आरबीसी 2.5 था, हीमोग्लोबिन 10 है, एमसीवी 124 है. पहले एमसीवी छोटा था, इस बार एमसीवी बढ़ गया. डायग्नोसिस डिफरेंशियल लिखना है सर, 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस. इस चीज के 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखिए. एमसीवी बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट 155 है, एनआरबीसीज में 5 एनआरबीसीज है, इसका मतलब मैरो प्रोलिफरेट कर रही है. पैथोलॉजिस्ट ने कहा कि उसको इमेच्योर सेल दिख रहे हैं. डायग्नोसिस सर, फास्टेस्ट फिंगर्स डॉक्टर विपिन चंद्रा जी ने बोला, डॉक्टर अजय ने हिमोलिटिक बोला. हिमोलिटिक सर, हिमोलिटिक, हाँ हिमोलिटिक कुड भी. देखिए हिमोलिटिक और B12 डेफिशिएंसीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो सबसे पहले काम किया आपने, टंग देखी, टंग थी बोल्ड, और न्यूट्रोफिल कैसे दिखे, हाइपर सेगमेंटेड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. इट मींस इसको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हो गए. कंफर्मेशन, विटामिन B12 लो हो गया. देखिए सर, अब मैं वन लाइनर्स बोलूंगा, वन लाइनर्स याद रखिएगा. पैनसाइटोपिनिया विद हाई एलडीएच, पैनसाइटोपिनिया विद हाई एलडीएच कैन नेवर बी एप्लास्टिक एनीमिया. बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा. पैनसाइटोपिनिया विद हाई एलडीएच कैन नेवर बी एप्लास्टिक. पैनसाइटोपिनिया विद स्प्लीनोमेगाली कैन नेवर बी एप्लास्टिक. Thrombocytopenia with splenomegaly can never be ITP. If you have got lymph nodes, think lymphoma. So आज के बाद LDH जरूर कराइएगा सर. देखिए LDH is a marker for a cell turnaround. Cell turnaround मतलब कितनी तेजी से सेल टूट रहा है, कितनी तेजी से सेल टर्न अराउंड हो रहा है. सो मेगलोब्लास्टिक में LDH हाई मिलता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, विटामिन B12 देना है और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा. So pancytopenia with high LDH never consider aplastic anemia. जब भी पैनसाइटोपिनिया का पेशेंट आए अगली बार, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गेट विटामिन B12 लेवल टेस्टेड. प्लीज गेट विटामिन B12 लेवल टेस्टेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके ओके. 50-year-old male visited his doctor when he noted the white of his eyes appeared yellow. He had dark urine. AB complaint was a dark urine and yellow color of his eyes. Father also had the history of yellow discoloration. अब इसमें कितने लोग ब्लड चढ़ाएंगे? अपने पास 76 लोग हैं सर. 76 आंसर्स आने चाहिए. कितने लोग ब्लड? यस और नो? फास्टेस्ट फिंगर. सो इस बार नो. पेशेंट चलता हुआ आया था, बहुत बढ़िया. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द स्पिरिट एंड लर्निंग. उपचार का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारे को पता चल गया कि 3 हीमोग्लोबिन पे भी ब्लड नहीं चढ़ाना. अब डायग्नोसिस क्या है इसका? अब इसका डायग्नोसिस देखो सर, इस बार रेटिकुलोसाइट 22% है इसका. इस बार इसका रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो 22% है. तो नेक्स्ट टेस्ट कौन सा कराएंगे? अच्छा नेक्स्ट टेस्ट, चलिए डायग्नोसिस तो हो गया, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है इसका? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने कहा इस बार हिमोलिटिक एनीमिया. बिल्कुल सबका हिमोलिटिक एनीमिया बिल्कुल सही है. किसी ने कहा कुम्स, डॉक्टर नयन ने कहा पेरिफेरल स्मीयर. डॉक्टर नयन को इनाम जाता है, बिल्कुल सही, पेरिफेरल स्मीयर, क्योंकि पेरिफेरल स्मीयर पे पता चलता है कि वहां पे स्फीरोसाइट्स हैं. देख रहे हैं गोल गोल वाले, कैसे गोल गोल वाले सेल्स हैं, ये होते हैं बाइंड कॉनकेव. अभी हुआ ये गोल गोल सेल हो गए, ये हो गए स्फीरोसाइट्स. स्फीरोसाइट्स का 2 कारण, जिसमें हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस कॉमनेस्ट और ऑप्शन स्प्लीनिक्टमी. चलिए अगला. 25-year-old female after a bout of viral infection presented weakness in ER. CBC was ordered, hemoglobin 5, TLC 5000, platelet 30000. नेक्स्ट टेस्ट, डायग्नोसिस और नेक्स्ट टेस्ट, इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स. प्लेटलेट लो हुआ, उसके वजह से ब्लीडिंग हुई, हीमोग्लोबिन कम हो गया. लुकीमिया है जिसकी वजह से टीएलसी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन प्लेटलेट कम हो गया. एक और तरीका हो सकता है जिसमें ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट दोनों कम हो रहे हो. इसका एमसीवी 105 है इसमें,
एमसीवी 105 है, डिफरेंशियल में न्यूट्रोफिल 70 है, लिम्फोसाइट 30 है। डॉक्टर सीमा ने कहा बोन मैरो सप्रेशन, डॉक्टर सीमा पर टीएलसी तो नॉर्मल है और न्यूट्रोफिल 72 है, तो मैरो तो सप्रेस नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट डॉक्टर नरेंद्र ने कहा पीबीएफ, किसी ने कहा पीबीएफ और एलडीएच, वेरी गुड। हमने कहा एलएफटी आरएफटी, एएनए लेफ्ट, एलएफटी में 8 ग्राम का सीरम बिलिरुबिन, ओके, एलडीएच 3000। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पीबीएफ, एग्रीड। सो पीबीएफ में क्या है, पीबीएफ में क्या है, ये एग्लूटिनेशन है, ये सारा लाल खून है, ये एग्लूटिनेशन हो गया फ्रेंड्स। एग्लूटिनेशन का मतलब जिसकी वजह से एमसीवी हो गया 105, इसका मतलब हो गया 105 हो गया, इसका एग्लूटिनेशन हो गया। अब एग्लूटिनेशन मतलब कोल्ड एग्लूटिनेशन, इसका ये इसने हिस्ट्री दी थी कि मेरा खून मैच करने पे भी मैच नहीं हो रहा था, मेरा खून मैच करने पे भी मैच नहीं हो रहा था। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा कराएंगे? बहुत बढ़िया, डॉक्टर नयन ने कहा कूम्स टेस्ट, वेरी नाइस, कूम्स टेस्ट पॉजिटिव निकला इसका इंटरप्रिटेशन था 4+, जिसमें कूम्स पॉजिटिव, प्लेटलेट नॉट डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड एज इवान सिंड्रोम। सो फ्रेंड्स, कूम टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हिमोलिटिक एनीमिया की बात करते हैं, हिमोलिटिक एनीमिया में एमसीवी एमसीएच से देखिए कैसे बढ़ जाता है, एमसीवी एलडीएच से ही आप कैसे बढ़ा सकते हो। देखिए उस सीबीसी की रिपोर्ट में प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, प्लेटलेट एलसीआर आता है, लास्ट सेल रेशियोज आता है, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको एमसीवी एमसीएच आरडीडब्ल्यू पे ध्यान रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सो कूम्स ये हो गया। नेक्स्ट, mystery case of recurrent blood transfusion. 56-year-old presented from Madhya Pradesh with low HB. History of 45 transfusion in 3 years. HB 6.5, TLC normal, platelet normal, LDH normal. Next test. अब देखो इसको ब्लड बार बार लग रहा है, एमसीवी इसका नॉर्मल है, इसका मतलब इसको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। इसका डायग्नोसिस क्या है? तो अपने पास 2 केसेस और हैं, इसका डायग्नोसिस। विपिन चंद्रा जी, बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट कहां से? स्टर्नम से कि पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन से, पीएसआईएस से? अनिल अग्रवाल जी ने कहा थैलेसीमिया नो सर, 56 साल का है तो अनलाइकली टू बी थैलेसीमिया। सीमा जी ने भी कहा पीएसआईएस से। स्टर्नम से कोई नहीं करेगा, वेरी गुड, स्टर्नम चला गया, ऑबिचरी ऑफ स्टर्नम लिख दी, तो पेरिफेरल स्मीयर में ये एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट दिख गए और ये न्यूट्रोफिल दिख गए। बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी में ये नॉर्मल बोन मैरो है, ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट दिख गए। इसमें बोन मैरो के अंदर में इरिथ्रोइड थे ही नहीं, इसमें इरिथ्रोइड थे ही नहीं। दिस वाज इक्विवेलेंट टू पीआरसीए, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, क्योंकि सिर्फ सिंगल लीनियस थी। अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो, इसका रेटिक सिर्फ 0.6 था, तो ये हिमोलिसिस नहीं हो सकता है पर कम चांसेस है। सो देखिए किस प्रकार से एक सिंगल लीनियज कम हुई, एक सिंगल लीनियज कम होने से हमें पीआरसीए पता चल गया। ये बच्चों में बहुत कॉमन है, बच्चों में डीबीए, डायमंड ब्लैकमैन सिंड्रोम, टार, जिसमें सिर्फ आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जिसे अपन ए मेगाकेरोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से सीबीसी की रिपोर्ट प्लस रेटिकुलोसाइट काउंट आपको मदद करती है। सो ये अप्रोच टू एनीमिया है, सिंपल सी बात है। सो अप्रोच टू नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी बोन मैरो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि नहीं। 2 चीजें और ध्यान रखना है, बैक पेन हाई ESR, एनीमिया इज इक्वल टू मल्टीपल माइलोमा, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, अनएक्सप्लेन्ड रीनल फेलियर, मल्टीपल माइलोमा, अनएक्सप्लेन्ड रीनल फेलियर, मल्टीपल माइलोमा। प्लीज मेक श्योर दैट वी इन्वेस्टिगेट फॉर मल्टीपल माइलोमा। तो एक इस टेस्ट को देख लेते हैं, अपने पास 10 मिनट है। 30-year-old male presented with bleeding from mouth for 5 days duration, evaluated found to have pancytopenia,
अब देखिए इसमें पहली बार अपन हीमोग्लोबिन की चीजें देख रहे थे, इस बार टीएलसी की चीज देखो, 1.080, lymphocyte 82, PS shows only lymphocyte and LDH is normal. इसको ब्लड चढ़ा दें, 6.2 है, प्लेटलेट 20 है, शुड बी ट्रांसफ्यूज, ब्लीडिंग है, ब्लड चढ़ाना है इसको। डॉक्टर पंकज कुछ बोलने वाले थे? No, no. I should do this. सो इसको प्लेटलेट चढ़ाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये मैरो सप्रेशन है। तो विस्कोसिटी के हिसाब से ब्लड और प्लेटलेट में पहले ब्लड चढ़ाएंगे, सॉरी पहले प्लेटलेट चढ़ाएंगे, फिर ब्लड देंगे उसको, क्यों? ताकि उसको ब्लीडिंग ना हो। शुड वन गिव स्टीरॉइड? इसको स्टीरॉइड दे दें? No. Perfect. So pancytopenia में until unless we don't know the diagnosis, please dear friends don't give steroids. And what is the diagnosis? Bone marrow aspiration biopsy shows aplastic anemia. Aplastic anemia में bone marrow transplant करके patient 88% ठीक हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा में हमारे यहाँ पे 92% लोग 5 साल पे जिंदा हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये हीमेटो ऑन्कोलॉजी को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हीमेटोलॉजिस्ट सिर्फ वही करते हैं। सो दिस इज एप्लास्टिक एनीमिया, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एटीजी इंजेक्शन, सो एंड सो फोर्थ। सो लास्ट केस, इसमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए रहेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हीमेटोलॉजिस्ट को आपने कितना पसंद किया। और अगली कभी आप मौका मिलेंगे तो अपन लिम्फोमा, माइलोमा और बाकी ब्लड कैंसर्स के अप्रोच पढ़ेंगे। 42-year-old male presented with abdominal discomfort, previously treated with steroids 2 years back, low platelet count with minimal response. There was no history of joint pains, bleeding. None of the time differentials were ordered. So आज के बाद जब भी अपन सिर्फ HB, TLC, DLC और प्लेटलेट लिखेंगे तो याद रखिएगा कि अपन इसी तरीके से केस को मिस कर सकते हैं। पिछले केस में लिम्फोसाइट ज्यादा थे, न्यूट्रोफिल कम थे। हीमोग्लोबिन 7.2 था, TLC 3,400, प्लेटलेट 70,000, 2011 में 8.2, 2800, 60,000, स्प्लीन 2 सेंटीमीटर, लिवर 2 सेंटीमीटर, HB 7.6, TLC 2,800, प्लेटलेट 30,000। क्या ये एप्लास्टिक है? The first question is it aplastic anemia? No. Is it aplastic anemia? No. No. Perfect. क्यों? देखिए सर 70 लोग हैं, ITP। मैंने क्या कहा था? प्लेटलेट लो विद स्प्लीनोमेगाली कैन नेवर बी ITP। मैं सवाल सिर्फ इतना ही सुनना चाहता था आपसे, क्योंकि इसको स्प्लीनोमेगाली है, इसीलिए ये प्लास्टिक नहीं है, इसीलिए ये प्लास्टिक नहीं है। और इसमें न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो नॉर्मल है। आईटीपी में प्लेटलेट काउंट लो होता है, WBC और हीमोग्लोबिन लो नहीं होगा, ये पैनसाइटोपिनिया है। दिस इज पैनसाइटोपिनिया। PS नो abnormal cells, no left shift with reduced platelet count. Okay, what is the next investigation? इस पे सारा कफायत है कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। इस पे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? पीबीएफ पहले हो चुकी है मैडम। पीबीएफ में लिखा नो लेफ्ट शिफ्ट। नो लेफ्ट शिफ्ट क्यों लिख दिया मैंने? इसलिए लिख दिया क्योंकि माइलोफाइब्रोसिस रूल आउट कर दिया। डॉक्टर नयन मेरी तरफ है, बिल्कुल मैं डॉक्टर नयन से सहमत हूं कि इसका बोन मैरो करना चाहिए। अमित मित्तल जी ने कहा सीबीसी हो चुका है सर, न्यूट्रोफिल 68 है। Go for bone marrow. गो फॉर बोन मैरो सर, बिल्कुल सही। आप लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। टाइम्स टू कंसीडर क्रॉनिसिटी इन्वॉल्व, इस मतलब उपचार ग्रुप ने मुझे अपना लिया है। राजस्थान का मैं बंदा हूं, अजमेर में मेरा जन्म हुआ, बजरंगगढ़ गणेशगढ़ हर साल जाता हूं। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे अपना लिया और बोन मैरो करने की आदेश दी। क्रॉनिसिटी इन्वॉल्व, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो प्रिजर्व, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वर्सेस बोन मैरो। आप सबने कहा बोन मैरो, कोई है जो कहेगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? No, go for bone marrow first. गो फॉर बोन मैरो फर्स्ट। एक 5 सेकंड और, इसका मतलब मैं सिर्फ पक्का कर रहा हूं सर, सारे दोस्त मेरे ही हैं। परफेक्ट। हमने बोन मैरो की जगह सर इसमें एंडोस्कोपी कराई। एंडोस्कोपी में वेराइसिस थे, इसको एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस था, जिसका कारण माइलोफाइब्रोसिस था। मैं आपको फिर से बताता हूं क्यों था। HB 7.6, TLC 2,800, स्प्लीन लिवर दोनों है।
इसका मतलब इसको हाइपरस्प्लीनिज्म हो रहा था सर। ये मोटा आदमी था, इसको हाइपरस्प्लीनिज्म था, प्लेटेट इसके 10 साल से लो चल रहे थे। अगर कोई ऐसी कैंसर होता वो प्रोग्रेस करता, और वो प्रोग्रेस नहीं किया सर। न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो प्रिजर्व थे। इसके दो ही डिफरेंशियल बनते थे, या तो माइलोफाइब्रोसिस या लिवर डिजीज। इसको हमने एंडोस्कोपी कराई, इसमें एंडोग्राइसिस निकले, जिसका मतलब वो निकला कि ये हाइपरस्प्लीनिज्म था। ये देखिए किस तरीके से न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो आपको बताता है। लास्ट केस 68-year-old female presented with 3 months of progressive abdominal swelling, fever, weight loss. Thank God 68 की तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या वेस्ट में तो कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। बोन मैरो आउटसाइड टर्न वाज इनकंक्लूसिव, बोन मैरो में कुछ नहीं आया। स्प्लीन 23 सेंटीमीटर, हीमोग्लोबिन 6.7, टीएलसी 1000, न्यूट्रोफिल 10, लिम्फोसाइट 90, प्लेटेट 12000। डायग्नोसिस डॉक्टर नयन ने पूछा है व्हाई टीएलसी विल बी लो इन वेराइसल पेशेंट, बिकॉज हाइपरस्प्लीनिज्म में स्प्लीन सारे टीएलसी को और हीमोग्लोबिन को, प्लेटलेट को खा जाती है। हाइपरस्प्लीनिज्म, स्प्लीन का काम है रिजर्वोयर होना। जब भी आप स्टेरॉइड देते हो तो आपका न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ता है, याद करिएगा। जब भी आप डेक्सा देते हो वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रोफिल बैठे होते हैं, विच इज कॉल्ड डीमार्जिनाइजेशन, मतलब स्प्लीन से निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना? सो इस पेशेंट में डायग्नोसिस, दिस इज पैनसाइटोपिनिया। इसका डायग्नोसिस सर अभी भी 65 लोग हैं। देखिए ये प्रेगनेंसी नहीं है। एप्लास्टिक एनीमिया, यस और नो बोल दो। एप्लास्टिक एनीमिया नो। डॉक्टर विकास कटेवा जी ने बोला सीएमएल। सर सीएमएल में न्यूट्रोफिल बढ़ता है सर। वो जब अगला सेशन अपने को कभी मिलेगा तो अपने को उसका डायग्नोसिस बनेगा। ये सीएमएल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रोफिलिक लीनिएज बढ़ती है। पैनसाइटोपिनिया नहीं होता, वहां पे माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म है, मतलब सेल बढ़ जाते, सेल ज्यादा होते हैं। टीएलसी 2 लाख होता है, प्लेट भी 2 लाख होता है। एलिफेंटियासिस अनलाइकली, पैर उसका नॉर्मल है। इन्वेस्टिगेशन सर नेक्स्ट, इसका पेरिफेरल स्मीयर चेक कराया, एटिपिकल लिम्फोसाइट। ये देखिए हेरी प्रोजेक्शन है। दिस इज कॉल्ड हेरी सेल ल्यूकीमिया। दिस इज कॉल्ड हेरी सेल ल्यूकीमिया। सो सिंपल क्लेडाराबिन पेशेंट सही रहा। तो देखिए सर किस तरीके से वी कम टू एन एंड। हम केस तो कितने भी दिखा सकते हैं सर, आगे भी दिखा सकते हैं 9, 10, 12 केसेस, बट वी कम टू एन एंड। आई विल टेक योर क्वेश्चंस, हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस, बट आंसर इज एमसीवी, एमसीएच, सीबीसी, पेरिफेरल स्मीयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गेट होल्ड ऑफ दिस, आपका 50-60% डायग्नोसिस बन जाएगा। So with this, I come to an end. Happy to take your questions. Thank you, Rahul Bhargav Sahab. In fact, your presentation was a perfect cocktail of energy, enthusiasm, and experience. And the proof was that the number of attendants was around more than 75. Most of the people were connected till the end. It was highly interactive. किसी भी सदस्य को यदि कोई क्वेश्चन रेज करना हो तो अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राहुल भार्गव साहब, So दीपेश अग्रवाल जी ने पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ एमसीवी, एमसीएच, एमसीएच इन सेप्सिस पेशेंट। तक कुछ नहीं होता, सब हेवायर हो जाते हैं। एमसीवी लो तभी होगा जब आयरन डेफिशिएंसी होगा सर। एमसीवी बढ़ सकता है पर बिना इनहेरिटेड प्रॉब्लम के, बिना आरबीसी आयरन कम हुए कम नहीं हो सकता। एमसीवी बढ़ता है, एमसीएच वेरिड रहता है, आरडीडब्ल्यू प्रोलॉन्ग हो जाता है, which is called anemia of chronic disease. Very very important for us to understand. Role of mean platelet volume, डॉक्टर अजय, हमारी प्रैक्टिस में मीन प्लेटेट वॉल्यूम का कोई ज्यादा रोल नहीं है जब तक अपन पीडियाट्रिक केसेस में ना देख रहे हो, जहां पे विस्कॉट एल्जिट सिंड्रोम को रूल आउट ना कर रहे हो। एमपीवी पे बात चल रही है, इस बात को सोचते हुए कि एमपीवी से क्या हम प्लेटलेट एनाइसोसाइटोसिस बता सकते हैं क्या? हाँ, उसका आंसर है आईटीपी में एमपीवी बढ़ता है और इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन आईपीएफ एक नया पैरामीटर है जो इसमें नहीं आता। आईपीएफ मांगना पड़ता है। प्लेटलेट रेटिकुलोसाइट इक्विवेलेंट है आईपीएफ। आईपीएफ अगर बढ़ा हुआ है तो वो आईटीपी है, लेस लाइकली टू बी वो डेंगू या सेप्सिस है। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लेबोटमी इन सीओपीडी पेशेंट? जनरली सर जब तक 20 से ऊपर, मतलब 60 से ऊपर
आपका हिमेटोक्रिट नहीं जाता तब तक आप फ्लिबोटॉमी नहीं करते सीओपीडी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीओपीडी में ये है, एक्सरसाइज इंड्यूस करके, प्राणायाम करके आपको हीमोग्लोबिन को कम लाना है। ज्यादा से ज्यादा आप हाइड्रोक्सी यूरिया यूज कर सकते हो अगर 20 से ऊपर जाता है। अगर हम फ्लेबोटमी करते हैं तो वो डेट्रीमेंटल होता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी ऑक्सीजन की हंगर है, इसलिए आप उसको फ्लेबोटमी नहीं करते, हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। पॉलीसाइथीमिया एक अलग टॉपिक है, जब अपन आएंगे 16 महिलाओं में 16.5 पुरुषों में अगर उससे ज्यादा है तो आपको इलाज की आवश्यकता है या एटलीस्ट जांच करने की आवश्यकता है। इरेथ्रोसाइटोसिस का मतलब ये है, इरेथ्रोसाइटोसिस का मतलब सिंपल इस बात का है, स्मोकिंग एंड स्नोरिंग, देयर आर टू कॉमन कॉजेज फॉर प्रॉब्लम्स। जब भी आपका हाई हीमोग्लोबिन हो, स्मोकिंग और स्नोरिंग जरूर पूछे। ओके सर। एक सवाल। हेलो यस सर। सर, एक सवाल छोटा सा। जी हीमोग्लोबिन 7.8 ग्राम, जी पेशेंट इज 5th ग्रेविडा, हैविंग ट्रिपलेट्स। कोई लेबर शुरुआत हो गई तो इसमें कोई पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन बनती है? सर, अगर हीमोग्लोबिन 7.8 है, अगर वो एक हाँ तो जी। थैलेसीमिया ट्रेट है मान लीजिए, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 ग्राम हीमोग्लोबिन वैसे ही गिर जाता है। अगर वो आयरन डेफिशिएंसी है और लेबर स्टार्ट हो गया तो आपको हीमोग्लोबिन 9 रखना है, तो आपको ब्लड देना पड़ेगा सर। So it should be given before proceeding for any surgical intervention, or we should replace the loss which occurs during surgical intervention? सर वेरी गुड सर सवाल। सर डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरी कर रहे हो सर। अगर कैटरेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हो, गॉल ब्लैडर कर रहे हो तो 8 हीमोग्लोबिन रखना है सर। अगर आपको लगता है कि आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, सिजेरियन LSCS अच्छा सिजेरियन कर रहे हो सर, सिजेरियन करते वक्त आपको हीमोग्लोबिन 8 रखना है सर, प्रोवाइडेड वो थैलेसीमिया माइनर ना हो सर। सर थैलेसीमिया माइनर में 2 ग्राम हीमोग्लोबिन वैसे ही नीचे गिर जाता है। अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी है या और कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको ब्लड चढ़ा के LSCS कराओगे सर। सर, ये 7.8 और 8 कितना डिफरेंस मानते हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं मानते सर। तो फिर इसमें क्या साहब आपने, अच्छा पेशेंट मॉर्निंग में आई विद माइल्ड पेन्स, प्रोग्रेस नहीं हुई, यू प्लान सिजेरियन, अब आप ब्लड दोगे, ठंडा कोल्ड ब्लड आएगा, स्टोर्ड ब्लड आएगा, एंड इट विल टेक 4-5 आवर्स, यू कैन नॉट सर 7.8 में, अगर 7.8 और 8 में कोई अंतर नहीं है सर। आप जानते हो कि क्विक इन क्विक आउट वाली सर्जरी है जिसमें मुझे कुछ नहीं होना, PPH नहीं होना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, गो अहेड एंड डू इट। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, तब आपको ब्लड चढ़ा के तब आपको सर्जरी करनी चाहिए। बॉस इसमें सिंगल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रोल है, 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली। सर 1 यूनिट सर डिपेंड करता है ना सर। देखिए अगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं है, LSCS ही है, उसको आप ब्लड क्यों चढ़ाओगे सर? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो अपने आप रिकवरी हो जाएगी, आप उसको LSCS करो, उसके बाद आयरन दो, ठीक हो जाएगा। बट आपको लगता है नहीं, आप ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है तो ब्लड दे दो पहले एक। सो ये बॉर्डर लाइन चीजें बेड साइड पे डिसाइड होती है, ना कि सर एक कट ऑफ वैल्यू से होती है सर। नथिंग इट इज सर फिर मैं वापस इसी को रिपीट करूंगा इस सवाल को। जी ये प्रॉब्लम बड़ी क्लियर है, पेशेंट इज 5th ग्रेविडा, लेबर का ऑनसेट हो गया और ट्रिपलेट्स है उसके, एंड वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन, तो क्या हम वेट करेंगे पहले उसको इन्फ्यूज कर ले 7.8 को 8.2 ले आवे एंड देन वी स्टार्ट नहीं सर। सर अगर हो ही गया है तो इमरजेंसी में ब्लड लाके स्टार्ट करो, पैरेलली LSCS भी करो सर। सर 7.8 पे हीमोडायनामिकली इंस्टेबिलिटी नहीं होगी सर, आपकी 7 हीमोग्लोबिन तक भी इंस्टेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि वो क्रॉनिक है, ट्रिपलेट है, 5th ग्रेविडा है, कोई बात नहीं। अगर आपका सेफ सर्जिकल साइट है, आप जानते हो कि ब्लीडिंग नहीं होगी, तो आप यू गो अहेड एंड डू द सर्जरी सर, बट अरेंज फॉर द ब्लड इन द मीन टाइम। सर यस सर, थैंक यू सर। सर पर्टिकुलरली ये सवाल मैं स्पेसिफिक इसलिए पूछ रहा, हम फेसिंग ए लिटिगेशन इन स्टेट कंज्यूमर के साहब, आप पहले दे देते एक तो ये PPH नहीं होती इसको। नहीं सर, PPH का सर, PPH का ब्लड डॉक्टर बत्रा सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से PPH का कोई रिलेशन नहीं है सर।
मैं जानता हूँ दिस इज अ वेरी वेग और एब्सर्ड टाइप ऑफ एलिगेशन, पर अब वो ठीक है, वी हैव टू डिफेंड इट। कुछ रेफरेंस लिए हैं आप लोगों से, मांगे हैं, उसमें जोड़े सर हैं, कुछ बताए हमारी हैं। जरूरत हो तो बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर दीपेश डॉक्टर्स के अग्रवाल जी ऊपर ने एलिगेशन का फैशन है सर आजकल। है डॉक्टर्स के ऊपर एलिगेशन लगाने का एक फैशन चल रहा है सर। उससे अपन को सर मैं लोकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। मेरा एक क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा, एक जी। लेमैन की तरह। क्या सीबीसी को देखकर मैनेजर की बात करेंगे, मैनेजर की सुन लेना, मैनेजर इंडेक्स। क्या सीबीसी की बात, सीबीसी को देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं वेक्सा की इस पेशेंट अरे अभी इसमें मैनेजर पे आएगा है कि बैक्टीरियल है कि फंगल है? इस पे मैं डिफरेंशिएशन सर किसको क्या सर? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक पेशेंट की सीबीसी देखकर क्या हमको ये आइडिया लग सकता है कि इस पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है कि फंगल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? मतलब कुछ डिफरेंस होता है क्या तीनों में? सर बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है लोकेश अग्रवाल जी। जिसका भी न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ है और लेफ्ट शिफ्ट या न्यूट्रोफिल के अंदर टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स हैं तो वो बैक्टीरियल है सर। आप फंगस को नहीं बता सकते सर। वायरल इन्फेक्शन में दो तरीके से चीजें बढ़ती हैं। वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट भी बढ़ सकते हैं, मोनोसाइट भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको मैं एक बोलूं, मैं 44 साल का एक पुरुष आया, गले में दर्द था, बॉडी एक था, टीएलसी कराया, 3500, 70% लिम्फोसाइट, पेरिफेरल स्मीयर में एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट, ईबीवी डायग्नोसिस। वही 44 साल का पुरुष आया, बर्निंग मैच्योरेशन थी, टीएलसी कराया, 17,000 टीएलसी, 90% न्यूट्रोफिल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सर बहुत बार आईसीयूज में आप देख के बता सकते हो और पैथोलॉजिस्ट से पूछ के बता सकते हो कि सर इसमें टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स है कि नहीं है। सर हमने ल्यूकोमाइड रिएक्शन की बात नहीं करी क्योंकि मैं उसको कैंसर के साथ कन्वर्ट करता हूं। ल्यूकोमाइड रिएक्शन लिम्फोइड नहीं होता सर, सिर्फ माइलॉइड ल्यूकोमाइड रिएक्शन होता है। और ल्यूकोमाइड रिएक्शन में सेप्सिस की वजह से जो न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं उसको भी देखना आवश्यक है, उसमें टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स दिखते हैं सर। उसी के डिफरेंशियल में माइलोफाइब्रोसिस है, उसी के डिफरेंशियल में सीएमएल है। तो वो अपन कभी और चर्चा करेंगे हाई टीएलसी की। आज अपन लो टीएलसी की बातें कर रहे थे, पर हाई टीएलसी एक अलग ही गणित है सर। हाई टीएलसी से 3 डिफरेंशियल अलग अलग डायग्नोसिस बनाएंगे सर, जिसमें इंफेक्शन होगा, माइलोफाइब्रोसिस होगा और सीएमएल होगा, और तीनों का इलाज अलग अलग है। सो दीपेश अग्रवाल जी ने पूछा था व्हाट इज द कट ऑफ वैल्यू फॉर हीमोग्लोबिन इन कैंसर पेशेंट फॉर कीमोथेरेपी। आंसर है 8 से ऊपर प्लेटलेट हीमोग्लोबिन को हम रखते हैं जनरली कीमोथेरेपी के लिए। एमडीए से 10 हीमोग्लोबिन तक आगे बस हो जाती है, क्योंकि 10 के ऊपर लेके जाते हैं तो थ्रोम्बोसिस का चांस बढ़ जाता है। हीमेटोक्रिट हीमोग्लोबिन रिलेशनशिप 3 टाइम्स, हीमोग्लोबिन का 3 गुना हीमेटोक्रिट होता है। वन कमेंट ऑन वार्मिंग ऑफ ब्लड बिफोर वार्मिंग ऑफ ब्लड। सर वार्म नहीं करना, उसको माइक्रोवेव में नहीं करना, उसको बॉडी टेम्परेचर पे रख के ले आइए। आप उसको अगर कोल्ड से निकाल के 4 डिग्री से निकाल के करोगे तो रिएक्शन होंगे। तो वार्म से पहले, ब्लड से पहले डेक्सा और एफकॉलिन की जो प्रचलन थी उसको बंद कर दीजिए सर। बच्चों में बहुत बार हम ब्लड चढ़ाते हैं, एफकॉलिन देते हैं, उसको लुकीमिया होता है, गायब हो जाता है। सो ब्लड से पहले ना एविल देना है, ना आपको Rahul, यस सर। a small comment that after it is brought out from the fridge, it should be kept with the patient, with the body temperature. It comes to normal, and you go ahead with the transfusion. बिल्कुल बिल्कुल सर, बॉडी टेम्परेचर सर। Yeah, and that will be slow, and then you can transfuse. And one small question, will kindly clarify about segmented neutrophils significance. सर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स बहुत ही सिंपल सी चीज है सर। सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखिए, ब्लास्ट से चलते हैं, ब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, स्टैप फॉर्म्स एंड न्यूट्रोफिल, ये इसकी लीनिएज है। सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जब बोलता है पैथोलॉजिस्ट, जब उसको माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट या स्टैप फॉर्म्स मिल रहे होते हैं, मतलब मैच्योर फॉर्म मिल रहा होता है। सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल का कॉन्सेप्ट कहां से आया? पीडियाट्रिक में आया। जब भी हाई इंडेक्स होता था सेगमेंटेड का, इन्फेक्शन सिग्निफाई करता था। नियोनेटल सेप्सिस में कॉमनेस्ट चीज होती थी कि इमेच्योर न्यूट्रोफिल देख लीजिए कि कितने हैं। तो सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल में स्टैप फॉर्म्स, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट तक आते हैं। मेटामाइलोसाइट और स्टैप फॉर्म्स सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स में आते हैं। सो सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मींस लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट मींस अप टू व्हाट लेवल? न्यूट्रोफिल ब्लड में दिखता है, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट नहीं दिखती। जब माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट दिखने लगे, उसके साथ टॉक्सिक ग्रैन्यूल दिखने लगे,
तो डॉक्टर अमित मित्तल का सवाल इसी में कॉमन हो जाएगा, अगर माइलोसाइट मेटामाइलोसाइट विद टॉक्सिक ग्रैन्यूल दिख रहे हैं तो वो सेप्सिस है। स्टीरॉइड में टॉक्सिक ग्रैन्यूल नहीं दिखते, स्टीरॉइड में मैच्योर न्यूट्रोफिल होते हैं दोस्तों, सारे मैच्योर न्यूट्रोफिल जो स्प्लीन के अंदर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। सेप्सिस में मैरो ज्यादा बना के पुश कर रही है, तो ज्यादा बना रही है तो इमेच्योर फॉर्म भी आ गए, कुछ इमेच्योर फॉर्म आ गए, साथ में टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स आ गए। बट स्टीरॉइड इंड्यूस में टॉक्सिक ग्रैन्यूल नहीं आते, मैच्योर न्यूट्रोफिल होते हैं। तो बहुत सारे लोग स्टीरॉइड जब चल रही होती है तो एंटीबायोटिक देते हैं, ये सोच के न्यूट्रोफिल बढ़ गए। अरे वो न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे क्योंकि वो स्प्लीन से डिमार्जिनेशन कर रही है, स्प्लीन से खींच रही है स्टीरॉइड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। एक छोटा सा सवाल और है। थैंक Yes, यू। sir. सर एंटीनेटल केयर में मेंजर इंडेक्स थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए। सर मेंजर इंडेक्स बहुत सारा सिंपल सी चीज है सर, एमसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी होता है सर मेंजर इंडेक्स। एमसीवी को डिवाइड कर दिया आपने आरबीसी से, तो वो आपको 13 से ऊपर है या 13 से नीचे है वो बता देता है सर। अगर 13 से नीचे है तो वो थैलेसीमिया है, और 13 से ज्यादा है तो वो आयरन डेफिशिएंसी है। सो आप मेंजर इंडेक्स कैलकुलेट कर लीजिए। बट याद रखिएगा सर, थैलेसीमिया माइनर में भी आयरन डेफिशिएंसी होती है, और थैलेसीमिया जब चेक कराइएगा जब उसका आयरन सप्लीमेंटेशन कर दिए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर थैलेसीमिया के साथ आयरन सप्लीमेंट नहीं करना, तो थैलेसीमिया वाले बच्चे को, थैलेसीमिया माइनर वाले बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है ना सर। थैलेसीमिया माइनर तो वशिष्ठ जी को भी हो सकता है, विजय बत्रा जी को भी हो सकता है, 55 साल में पता चले, जरूरी थोड़ी आज पता चलेगा, वो तो नॉर्मल आदमी है। तो थैलेसीमिया माइनर अवगुण नहीं है सर। विजय बत्रा जी आवाज सर एएनसी में मदर की सीबीसी देख रहे हैं, कैन वी प्रिडिक्ट दैट ऑफस्प्रिंग विल बी थैलेसेमिक? सर फिर से सवाल जी बताइएगा। सर सवाल ये है कि मदर की एंटीनेटल केयर में सीबीसी से हम ऑफस्प्रिंग में थैलेसीमिया होगा, ये कुछ कोई क्लू निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, अगर मदर को थैलेसीमिया ट्रेट है, फादर नॉर्मल है। सर एक कहानी सुना सकता हूँ, मेरे पास टाइम है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर 2 मिनट की कहानी है। एक सिकल सेल पेशेंट आया उड़ीसा से, ये पेपर में पब्लिश हुई सर, उड़ीसा से आया। उसने कहा मुझे 21 साल में पता चला मुझे सिकल सेल डिजीज है, क्योंकि मुझे जॉइंट पेन होता था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे को कुछ करने को तो है नहीं, तो उससे थोड़ी देर बात करनी थी, 1000 रुपए दिए थे उसने। तो मैंने कहा अच्छा अपने मदर फादर का सिकल सेल ट्रेट दिखा दो। तो मदर का सिकल सेल ट्रेट, फादर नॉर्मल। तो मैंने कहा रिपोर्ट गलत होगी, घर जाओ दोबारा चेक करके बताना। इस पे उसने, लड़के ने पकड़ लिया कि मेरे फादर का सिकल सेल अभी वो घर गया, उसने दोबारा चेक कराया, फिर बता सिकल सेल ट्रेट फादर नॉर्मल। अब इसमें बवाल हुआ, पता चला बच्चा पड़ोसी का था। तो सर एंटीनेटल में है सर, अगर मदर को, अब अपना दिमाग लगा लीजिएगा सर, अगर मदर एंटीनेटल में थैलेसीमिया ट्रेट है, फादर नॉर्मल है, तो बच्चे को थैलेसीमिया नहीं होगा। अगर मदर नॉर्मल है, मदर थैलेसीमिया ट्रेट है, फादर थैलेसीमिया ट्रेट है, 25% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा, सिर्फ 25% चांस। मेंडेलियन लॉ है सर, XXXY करके, कभी पेपर पे मिलेंगे तो अपन बात कर लेंगे, बट सिर्फ 25% चांस है। इसीलिए 9 से 12 हफ्ते में पेट में सीवीएस करना है, सीवीएस में थैलेसीमिया मेजर है तो अबॉर्ट करना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, एक सर्जन जो कि मॉडरेट टू मेजर सर्जरी के लिए जा रहा है, उसे किस तरह की सीबी से डरना चाहिए? मतलब सीबीसी की क्या रिपोर्ट ऑप्टिमम उसके लिए जब होनी भी होनी सर चाहिए? टीएलसी 4000 हो, उसमें न्यूट्रोफिल काउंट 1000 से ऊपर हो, प्लेटलेट 1.5 लाख हो, एबीटीटी पीटी नॉर्मल हो, हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर हो, प्लीज गो एट फॉर द सर्जरी। ओके सर। सर अभी आसाम से एक पेशेंट आई, उसको उसका LSCS तो नहीं कह सकते, उसका ब्लीडिंग हो रही थी, सीबीसी नहीं कराया, विजाइनल हिस्टेक्टमी कर दी, ब्लीड कर करके उसका हीमोग्लोबिन 2 पहुंच गया। जब टीएलसी आया 2 लाख टीएलसी था, वो ल्यूकीमिया था सर। Very nice.
Here I would like to take an opportunity कि आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहा। आज के जो होस्ट थे वो डॉक्टर विवेक साबू थे और टेक्निकल एक्सपर्ट थे डॉक्टर अजय जैन। हमारे साथ एसएन मेडिकल कॉलेज की सीनियर प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर प्रकाश गुप्ता जी उपस्थित हैं। अगर वो आज के सेशन के ऊपर कुछ टिप्पणी देना चाहे तो उनका स्वागत है। मैडम प्रकाश जी। अनम्यूट करना। नमस्कार। डॉक्टर प्रकाश गुप्ता जी, सीनियर प्रोफेसर इन माइक्रोबायोलॉजी एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। शायद नहीं सुन पा रहे हैं बॉस। हाँ, तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहा, अच्छा रहा और हमको शायद ये प्रेरित करेगा कि आगे ऐसे और सेशंस हम लेकर आए। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजशेखर यादव जी से कि कृपया थैंक यू के धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ आज का कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। थैंक यू। डॉक्टर प्रभु प्रकाश शायद अब कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल से। हाँ मैडम, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रकाश गुप्ता जी, सीनियर प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, बहुत एकेडमिकली एक्टिव हैं और मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के ऊपर कोई टिप्पणी या सलाह हमें देना चाहे तो आपका स्वागत है मैडम। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ। हम बहुत पुराने 1987 से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल मैडम, अगर आप आवाज सुन रही है तो कृपया ऑडियंस से मुखातिब हो। आई थिंक शी इज नॉट एबल टू। कांतेश, जब तक वो आती हैं, राजशेखर से पहले आई डोंट वांट टू ब्रीच द प्रोटोकॉल। Actually, I finished one surgery and the meeting started and I'm starting another surgery right now. So I will take your leave, but this is an excellent start. I must compliment and congratulate everybody and special compliment to Ajay Jain for the wonderful banners he prepared, the wonderfully he managed it, and of course our all, कि our क्या बोलते हैं हम उनको, नोसा राजशेखर यादव specially. Everybody, thank you so very much. I would like to take your excuse. Thank you, Rahul. Enjoyed, really enjoyed. Thank you, sir. Thank you. आपका भी धन्यवाद सर। डॉक्टर राजशेखर यादव जी से मेरा निवेदन है कि कृपया बिल्कुल सेशन के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उन्होंने इतना टाइम स्पेयर किया और हम सबका ज्ञान वर्धन किया। डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ सर्जरीज के बीच में समय निकाल के उन्होंने पूरा अटेंड किया, मोटिवेट किया। ऐसे सेशंस हम रेगुलरली करते रहेंगे। ये शुरुआत है अभी और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आने वाले हैं, तो इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय जैन जी, डॉक्टर विवेक साबू, डॉक्टर लोकेश अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर राहुल भार्गव साहब, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। बहुत ही प्यारा सेशन रहा आपका, बहुत ही सुंदर और सकारात्मक। मेरे ख्याल से सभी को इससे लाभ होगा और हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू ऑडियंस, यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस, वेरी डिसिप्लिन्ड ऑडियंस। थैंक यू। कांतेश बॉस, मैं सब लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि हम इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, तो सब लोग कृपया करके या तो ग्रुप में या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में किसका इंटरेस्ट है। तो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिस टॉपिक की डिमांड होगी उसके लिए डॉक्टर राहुल सर जैसा ही कोई एक मास्टर स्पीकर अपन लोग देखेंगे और नेक्स्ट सेशन अपन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का फीडबैक बहुत अच्छा था और ये अपन को और प्रेरित करेगा ऐसे कार्यक्रम अपन लाए जिनसे सबका एक क्लिनिकल अपडेशन हो। बिल्कुल। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग द वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू। We end today's session. Thank you. Good Thank night. you, sir. Bye-bye. Good night, sir. Good night. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू राहुल भार्गव जी। Thank you, sir. राहुल सर आपका एक बार और किसी अच्छे से टॉपिक पे दोबारा से सेशन जल्दी अपन ऑर्गेनाइज करेंगे सर, अगर आप टाइम निकाल पाए सर। Sure, sir. It will be my pleasure, sir. Thank you so much, sir. Thank you. बिल्कुल, we'll stay connected. Thank you, Dr. Rajshekar Yadav ji. Thank you.